हेलो एवरीवन। तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टमक। ठीक है, अब हम स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टमक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखिए फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक देखते हैं इसमें। ठीक है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक को देखेंगे। ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऑफ स्टमक को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फंक्शन ऑफ स्टमक डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला सीक्रेशन का नाम गैस्ट्रिक जूस। और फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कलेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एनालिसिस एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी वाला पार्ट। तो ये सारे मेजर हेडिंग्स के अंडर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं स्टमक से रिलेटेड। तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो सबसे अच्छा टेक्निक है। साथ के साथ अगर लिख भी रहे हैं तो उसके बाद आप अपनी जो दूसरी बुक जो भी आपके कॉलेज में चल रही होगी उसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको पढ़ना। इससे एक ये है कि आपको एक डिसिप्लिन बना रहेगा कि कैसे मुझे इतने दिन में ये वीडियोस ख़त्म करनी है, तो उसी के हिसाब से आप अपने चैप्टर्स भी ख़त्म कर सकते हैं रिवाइज करके, क्योंकि हमारे पास टारगेट नहीं होता कोई, तब दिक्कत आती है। चलिए तो शुरू करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक में बात करें तो स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन, राइट, सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड। सही बात है, राइट साइड में लिवर होता है, लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है। इन द एब्डोमिनल कैविटी, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्टमक इज 50 ml। एम्प्टी स्टमक का कितना ml है? 50 ml। और खाना तो हम इतना सारा खा जाते हैं, इसका मतलब ये हाईली फोल्डेबल कंडीशन में रहता है ना। 50 ml इसका वॉल्यूम है। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट कैन एक्सपेंड एंड अकोमोडेट अप टू 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इतना ज्यादा ही एक्सपेंड हो सकता है। हाउ एवर इट इज कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग स्टिल फर्दर अप टू 4 लीटर। और मैक्सिमम ये 4 लीटर तक एक्सपेंड हो सकता है, अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सकता है 4 लीटर तक। तो ये हो गया पॉइंट। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक कौन कौन से हैं। तो स्टमक हैज 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी या उसको कॉर्पस भी बोलते हैं, एंड पाइलोरिक रीजन। तो इसके 4 पार्ट हैं यहाँ पर। अगर इसमें बात करूं कार्डियक रीजन की, तो कार्डियक रीजन में क्या है? कार्डियक रीजन इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वेयर ईसोफेगस ओपन। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर which opens only towards the stomach. This portion is also known as cardiac end. तो स्टमक के इस पोर्शन को जहां पर आकर इसोफेगस ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं कार्डियक एंड। और उसमें ओपनिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट, फंडस। फंडस की अगर हम बात करें तो फंडस इज अ स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज एलिवेटेड अबव एंड लेवल ऑफ इसोफेजियल ओपनिंग। तो फंडस कैसा है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा डोम शेप्ड का मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखते हैं तो मैं बता दूं आपको, इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है ऐसे। तो ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं फंडस। और ये वाला एरिया जहां ये ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं कार्डिया। ठीक है, लेकिन अभी डायग्राम में और हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज बॉडी और कॉर्पस। बॉडी और कॉर्पस ये क्या है? तो बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक फॉर्मिंग 75% to 80% ऑफ होल स्टमक. इट एक्सटेंड फ्रॉम जस्ट बिलो द फंडस अप टू द पाइलोरिक रीजन। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? ये पूरा एरिया यहां से यहां तक, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है जितना मैंने कलर किया है ना, ये क्वाड्रेट शेप का जो स्ट्रक्चर है ये है आपका बॉडी। और ये जो ट्राइंगुलर एरिया है जो ब्लैक कलर से मैं शेड कर रहा हूं, इसका वो कहते हैं पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो फोर्थ रीजन है अपना पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन हैज 2 पार्ट्स, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। द बॉडी ऑफ स्टमक एंड्स इन द एंट्रम। Junction between the body and antrum is marked by the angular notch called insula angularis. कौन सा? insula
एंगुलरिस। एक दो बार बोलिए तो ये वर्ड जबान पे आ जाएंगे। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दिक्कत ये है कि हम ये वर्ड ग्रीक और उससे लैटिन भाषा से लिए गए तो उतने हम कॉमनली बोलते नहीं है। तो इसको बोलिए इंसियूरा, है ना, या तो ऐसे बोलो या इंसियूरा, है ना, इंसियूरा। एंट्रम इज कंटिन्यूड एज द नैरो कैनाल विच इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंड। और एंट्रम का जो नैरो पार्ट है उसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। पाइलोरिक कैनाल ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। और यही पाइलोरिक कैनाल कहाँ ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर भी स्फिंक्टर है तो उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट ओपन्स टुवर्ड द ड्यूडेनम। स्टमक हैज 2 कर्वेचर। यहाँ पर 2 कर्वेचर हमें देखने को मिलते हैं। वन ऑन द राइट साइड दैट इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड इट इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। तो ये जो कर्व बनना है, ये जो कर्व है ये लेसर कर्वेचर और ये जो कर्व है ये ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है ना फिगर 38.1 में। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले पार्ट ऑफ स्टमक में देखिए, सबसे पहले ये ईसोफेगस हो गया, है ना। ईसोफेगस के बाद अपना फंडस हो गया, ये डोम शेप्ड एरिया, है ना, ये डोम शेप्ड एरिया। ठीक है, और जहां पर ये ओपन हो रहा है ये इतना एरिया, ये कौन सा रीजन हो गया? ये कार्डियक रीजन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैं ऑरेंज कलर से जो बना रहा हूं ये मैक्सिमम 75% ये बॉडी या कॉर्पस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया आपका, ये एंट्रम हो गया, है ना, और ये पाइलोरस। पाइलोरस रीजन में 2 पार्ट होते हैं ना, पाइलोरिक कैनाल और एंट्रम। और ये देखिए कैनाल हो गई, और ये कहाँ ओपन हो रही है? ड्यूडेनम में। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? ड्यूडेनम अलग कलर से बना देता हूँ मैं। ये ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में। ठीक है, तो यहाँ पर स्फिंक्टर है, यहाँ पर स्फिंक्टर है, इस जगह पर भी स्फिंक्टर है और इस जगह पर भी एक स्फिंक्टर है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद लेसर कर्वेचर, ये जो टर्न है ये जो टर्न है ये लेसर कर्वेचर है, और ग्रेटर कर्वेचर ये जो टर्न है। ठीक है, तो ये बड़ा कर्व है, ये छोटा कर्व है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल। स्टमक वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्टमक वॉल इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में जीआईटी की वॉल कैसी होती है। बस अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम जो भी ऑर्गन पढ़ेंगे वहां पर स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस ऑर्गन के हिसाब से वॉल में, कोई लेयर एब्सेंट तो नहीं है, कोई लेयर एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें यहाँ याद करनी होती है। ठीक है, तो इसमें भी 4 लेयर है। आउटर कैसी होती है आपको पता, आउटर इज सीरस फॉर्म बाय द पेरिटोनियम। फिर मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और सर्कुलर होती है। लेकिन याद क्या रखना, स्टमक में 3 लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की। कौन कौन सी? ऑब्लिक, मिडिल, सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, ऑब्लिक, मिडिल में होती है सर्कुलर और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो इतना याद रहेगा, यानी L O C। नहीं ऐसे याद मत करो इसको, ऐसे तो गलत हो जाएगा ये। इसको तुम ऐसे याद कर लो, OCL। ठीक है, अंदर से बाहर, इधर ल्यूमेन होगा ऑब्लिक की तरफ और लॉन्गिट्यूडनल क्या है? आउटर। ऐसे याद रखना है, OCL अंदर से लोकल, है ना। ल्यूमेन होगा सबसे पहले, फिर ऑब्लिक, देन सर्कुलर,
देन लॉन्गिट्यूडनल, लोकल, है ना, ऐसे याद रखना है। तो कई बार लेयर भूल जाते हैं हम एग्जाम में लिखते समय कि पहले ऑब्लिक थी या अंदर ऑब्लिक थी या बाहर, ऐसे करके ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है, सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकोसा भी बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय द एरियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल एंड मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। मीजनर नर्व प्लेक्सस क्या है आपको पता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। द इनर मोस्ट इज इनर म्यूकस लेयर, इट इज लाइंड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम मिलेगा हमें, म्यूकस सिक्रेटिंग कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ठीक है। सबसे अंदर हमें क्या मिलेगा, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन दिस लेयर, अंडर रेस्टिंग कंडीशन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज थ्रोन इनटू मैनी फोल्ड्स, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड रूगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, ये फोल्ड रहता है, तो उनको क्या बोलते हैं, फोल्ड को रूगे। द रूगे डिसअपियर व्हेन स्टमक इज डिस्टेंडेड आफ्टर मील, और खाना खाने के बाद जब ये डिस्टेंड हो जाता है तो वो रूगे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द इनर म्यूकस लेयर स्मॉल डिप्रेशंस कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स आर प्रेजेंट, glands of stomach opens into these pits, inner surface of mucous membrane mucus layer is covered by 2 मिलीमीटर थिक म्यूकस। और 2 मिलीमीटर थिक म्यूकस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे इस तरीके से स्टमक को, तो स्टमक में कैसे फोल्ड रहते हैं, ऐसे करके फोल्ड रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रूगे। ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है। जब इसके अंदर खाना आ जाएगा, ठीक है, खाना आ जाएगा तो ये वॉल डिस्टेंड होने लगेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, ये रूगे सारे खत्म हो जाएंगे, है ना, तो ये डिस्टेंट हो जाएगा, इसके कहने का मतलब ये है, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा स्ट्रक्चर फोल्ड होता हो, केवल किसकी बात हो रही है, म्यूकोसा ऑफ स्टमक की, ठीक है। म्यूकोसा लेयर केवल स्टमक की जो है वो फोल्ड हो जाती है, फिर डिस्टेंड हो जाती है, बाकी तो स्टमक ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है, बस वो मसल्स रिलैक्स हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाली। तो ये अंदर का जो म्यूकोसा है वो कैसा रहेगा, फोल्डेड रहेगा, बाहर वाला सरफेस पे से फोल्डेड नहीं रहेगा, केवल अंदर वाले ल्यूमेन में, ठीक है। चलिए अब जब हमने इसकी बात कर ली है तो ग्लैंड्स की बात भी कर लेते हैं। ग्लैंड्स ऑफ स्टमक यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ये है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से सेल दिखाए गए हैं, यानी इसमें लिखा भी है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। दीज ग्लैंड्स ओपन इनटू स्टमक बाय कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट। और ये जो सरफेस पर ओपन होगी, ठीक है, जिस सरफेस पर ओपन होगी, है ना, उसमें इस तरीके से ओपन होगी, तो इसको बोलते हैं हम, इसको गैस्ट्रिक पिट। तो ऐसे करके कई सारी गैस्ट्रिक पिट सरफेस पर ओपन होंगी स्टमक के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑन द ऑफ द स्टमक। अब ये ग्लैंड्स भी कई तरीके की होती हैं, नॉर्मली तो शेप का एक ही शेप है, लेकिन रीजन वाइज होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर फंडिक ग्लैंड हो सकती है, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिनको ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी बोलते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड हो सकती है, प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। कार्डियक ग्लैंड हो सकती है, लोकेटेड इन द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। तो इसमें मेन कौन सी है आपकी, फंडिक, फंडामेंटल कौन सी है, फंडिक। और वो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी बोलते हैं, सिचुएटेड इन द बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक। यानी फंडस में भी होता है और बॉडी में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, लिखी हुई है साथ साथ, केवल फंडस में नहीं होता है ना, बॉडी में भी होता है ये वाले ग्लैंड्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले फंडिक ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो फंडिक ग्लैंड, फंडस रीजन कौन सा है अपना, ये वाला है ना, ये जो कलर मैंने हटाया है, ठीक है। अब हटा देते हैं इसको, जिससे कि दूसरा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है, फंडस रीजन। और यहाँ पर पूरा क्या आ गया, बॉडी, है ना। तो ये कहाँ पर है, कंसीडर टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, ईच ग्लैंड हैज 3 पार्ट्स, बॉडी, नेक एंड स्टमस,
ठीक है। और ट्यूबुलर ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं, उसकी बॉडी होती है, नेक होती है और स्थमस, है ना। स्थमस ओपनिंग वाले पॉइंट को बोलते हैं। सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं? चीफ सेल, जो पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं। पेप्सिनोजन क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म किसकी? पेप्सिन की। आपको पता है जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, अदरवाइज हमारे ही म्यूकोसा को डैमेज कर देंगे। तो ये चीफ सेल क्या रिलीज कराती है? पेप्सिनोजन। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, इनसे क्या निकलता है? HCl। म्यूकस नेक सेल, एंटीरोक्रोमोफिन या ईसी सेल, या फिर ईसी सेल का ही दूसरा नाम है कुलचिस्की सेल, कुलचिस्की सेल्स, या एंटीरोक्रोमोफिन लाइक ECL सेल्स, या तो एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स या उनके जैसे एंटीरोक्रोमोफिन लाइक। द पेराइटल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द ग्लैंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैनालिकुलाई। इनके अंदर क्या होती है? कैनालिकुलाई होती है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंगल पेराइटल सेल empties their secretion into the lumen of gland through canaliculi, but other cells empty their secretion directly into the lumen of gland। तो ये याद रखना है कि ये कैनालिकुलाई के थ्रू अपना सिक्रेशन देंगे, बाकी के डायरेक्ट, है ना। बाकी के जो सेल्स होंगे इस ग्लैंड के अंदर वो डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ल्यूमेन में देंगे। नेक्स्ट इज पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर शॉर्ट एंड tortuous in nature, these glands form G cell, mucus cell, EC cell and ECL cell। तो यहाँ पर कौन कौन से सेल है? G सेल है, म्यूकस सेल है, EC सेल और ECL यानी EC सेल लाइक सेल, है ना, एंटीरोक्रोमोफिन, ठीक। नेक्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड में क्या है? कार्डियक ग्लैंड आर ऑल्सो शॉर्ट एंड tortuous in structure, many mucus cell, EC cell, ECL cell and chief cells are also present in the cardiac gland। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल बात आपको क्या मिल जाती है? चीफ सेल भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत देखने को। अब देखते हैं कौन। अब ये एक ग्लैंड है ना, ट्यूबुलर। अब इसमें देखिए ओपनिंग गैस्ट्रिक प्यूट हो गई, ये इसकी कौन सी जगह? म्यूकस नेक रीजन। तो ये इस ग्लैंड की नेक हो गया, नैरो एरिया नेक। तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटरी सेल है जो किस कलर से दिखाए? पिंक कलर से। व्हाइट कलर से कौन से? आपके चीफ सेल। फिर पेराइटल सेल दिखाए गए हैं, और पेराइटल सेल में आप देखो तो देखिए यहाँ पर पेराइटल सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हीं को बोलते हैं कैनालिकुलाई। क्या बोलते हैं? कैनालिकुलाई। तो इनके पास, पेराइटल सेल के पास क्या है? कैनालिकुलाई। ये इनकी इंपॉर्टेंट फीचर थी गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल कौन से होते हैं? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स आर द हार्मोन सिक्रेटिंग सेल। तो समझ आ गया, ECL और EC, ठीक है। प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स और म्यूकोसा ऑफ GI ट्रैक्ट, पर्टिकुलरली स्टमक एंड इंटेस्टाइन रीजन में मिलते हैं ये EC सेल, ठीक है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल। द एंटीरो एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर G सेल, EC सेल एंड ECL सेल। ये टेबल में दे रखे हैं, टेबल में हम और इन्हें डिटेल में देख लेंगे। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? जो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स नहीं, मेनली हार्मोन सिक्रेटिंग है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, secretory activity of different cell of gastric gland and enteroendocrine cells are listed in table 38.1। तो इसमें सीक्रेट, इसका मेजर फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, ठीक है। लेकिन अलग अलग कौन सा सेल क्या करता है ये हमें टेबल में अभी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड पता चल गया, फंक्शन स्टमक का। तो मैकेनिकल फंक्शन हो सकता है इसका। मैकेनिकल फंक्शन क्या हो सकता है? स्टोरेज कर सकता है ना। फूड इज स्टोर्ड इन स्टमक फॉर लॉन्ग पीरियड लाइक 3 to 4 hours and emptied into the intestine slowly. The maximum capacity of stomach is up to 1.5 liter. Slow emptying of stomach provide enough time for the proper digestion and absorption of food substance in the small intestine। तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए? स्लो एम्प्टीनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत पेट में आप आगे बढ़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ काइन, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट ऑफ स्टमक मिक्स द बोलस, जो हमने खाया गस्सा, खाने का गस्सा जो खाया, ठीक है, बोलस उसको बोलते हैं, पीस ऑफ फूड को
मिक्स विद द सलाइवा, है ना, वो फाइनली किसके साथ मिक्स होगा, फूड मिक्स विद सलाइवा फॉर्म्स द बोलस, बोलस आपके ईसोफेगस से कहाँ पहुंचा है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलेगा, एंड कन्वर्ट इट इनटू द सेमी सॉलिड मटेरियल दैट इज नोन एज काइम। तो जो गैस्ट्रिक जूस के साथ खाना मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक, इसके बाद डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो डाइजेस्टिव फंक्शन में गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन में हमें सारे पता चल जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये भी हमें गैस्ट्रिक जूस में ही पता चल जाएंगे जब गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन रेफर करेंगे। ठीक है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, गैस्ट्रिक जूस में हमें सबके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आपको फंक्शन तो एक ही, स्टमक को वही काम करेगा जो उसके कंपोनेंट काम करेंगे, और उसके जो सेल या उसकी ग्लैंड जो काम कर रही है वही उसका एक्चुअल काम है। ठीक है, सिक्रेटरी फंक्शन देख लेते हैं। चीफ सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल, जी सेल, एंटीरोक्रोमाफिन ईसी सेल और एंटीरोक्रोमाफिन लाइक ईसीएल सेल। तो तीन तरीके थे, इनसे क्या क्या निकलता है, चीफ सेल से पेप्सिनोजन निकलता है, रेनिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, जिलेटिनेज निकलता है और यूरेज निकलता है। पैराइटल सेल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, HCl निकलता है और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, एक्सट्रिंसिक नहीं निकलता, याद रखना। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, म्यूकस सेल से म्यूसिन निकलता है, जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, एंटीरोक्रोमोफिन से आपका सीरोटोनिन निकलता है और एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल से हिस्टामिन निकलता है। तो ये इसके क्या हो गए, केमिकल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलग अलग सेल के सिक्रेटरी पोर्शन से रिलीज होते हैं, है ना। तो ये सेल्स का सिक्रेटरी फंक्शन हो गया जो हमें ऊपर डिस्कशन में बोला था, इसको आप दिमाग में रखें। हीमोपोएटिक फंक्शन हो गया फोर्थ इसका। ठीक है, वो मैकेनिकल फंक्शन बस हमने जो याद रखना है, बाकी सारे डाइजेस्टिव है, हीमोपोएटिक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, गैस्ट्रिक जूस में। लास्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन, मेनी सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन, एल्कलॉइड एंड मेटल आर एक्सक्रीटेड थ्रू गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml पर डे से 1500 ml पर डे तक। रिएक्शन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक with pH 0.9 to 1.2. एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 to 1.004. Composition of gastric juice contains 99.5% water and 0.5% solid. The solids are organic and inorganic substances. Refer the figure 38.3 for composition of गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखने के लिए हम इस फिगर को रेफर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है हमें, गैस्ट्रिक जूस में 99.5% वाटर है, सॉलिड कितना है 0.5%, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बात करूँ तो HCl मेन है, ठीक है, HCl सबसे मेन है, फिर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात करें तो म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आया था ना। अब बात करते हैं एंजाइम्स की, है ना। तो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, पेप्सिन है, रेनिन है जो केवल एनिमल्स में मिलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज है, जिलेटिनेज है और यूरिएज है। ठीक है, ये सारे एंजाइम यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जितने भी एंजाइम मिलते हैं वो सबके सब कब एक्टिवेट होंगे, जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा या एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि हम स्टमक वाले पोर्शन में भी लिखा था ना कई जगह। डाइजेस्टिव फंक्शन रेफर्स टू गैस्ट्रिक जूस, प्रोटेक्टिव फंक्शन रेफर्स टू गैस्ट्रिक जूस। अब हम क्लियर करते हैं सारी बातें। तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में क्या आएगा, पहला डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस एक्ट मेनली ऑन प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन, given in table 38.2. Gastric juice are also contains some other enzymes like gastric lipase, gelatinase, urease and gastric amylase. ये भी कुछ एंजाइम्स इसके अंदर
मिलते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन इज सिक्रेटेड इनएक्टिव, पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिनोजन। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl। द ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन इज बिलो 6। इसके बाद देखते हैं एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्सिन ऑल्सो कॉज curdling and digestion of milk protein, that is casein। तो केसिन को भी ये कर्डलिंग यानी दही जमाएगी उसका और उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगी मिल्क प्रोटीन को। है मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन। ठीक है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज इज वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम व्हेन कंपेयर्ड टू पैनक्रियाटिक लाइपेज। It is active only when pH is between 4 to 5 and become inactive at pH below 2.5. Gastric lipase lipase is a tributyrase and it hydrolyzes the tributyrene यानी बटर फैट into the fatty acid and glycerol। यानी हमारे जो बटर का डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्टमक में हो सकता है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज में वो पावर है कि वो उसको डाइजेस्ट करा सके। एक्शन ऑफ अदर एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। gelatinase, it degrade type 1 and type 5th gelatin and type 4 and 5th collagen which are proteoglycans in meat into peptides। ठीक है, तो ये gelatinase किस में मिलेगा? हमें मीट के अंदर मिलेगा। यूरेज एक्ट ऑन द यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया, तो ये यूरिया पर एक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया। गैस्ट्रिक एमाइलेज, इट डिग्रेड्स स्टार्च बट इट एक्शन इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ होता है हमारा? इंटेस्टाइन में। रेनिन curdles the milk, present in animal only। in case of humans it is done by pepsin itself, है ना। नेक्स्ट इज hemopoietic function। hemopoietic function क्या है? the intrinsic factor of Cassel secreted by parietal cells of gastric gland play important role in erythropoiesis। it is necessary for absorption of vitamin B12 which is called extrinsic factor। okay, तो देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पर है? हमारी बॉडी सेल के पास। कौन सी सेल के पास? पैराइटल सेल के पास। एक्सट्रिंसिक सेल कहाँ से आएगा? डाइट में आएगा। हमारे डाइट में है जो हम विटामिन B12 खाते हैं उससे। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन आप कराएंगे, तो उसके एब्जॉर्प्शन के कराने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है इसमें? विटामिन B12। तो इट इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट इनटू द ब्लड। The vitamin B12 is an important maturation factor during the erythropoiesis। Absence of intrinsic factor in gastric juice cause deficiency of vitamin B12, leading to the pernicious anemia। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एनीमिया में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो चैप्टर को इसको यहाँ पर खत्म करिए। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होगा बेटा? इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होगा। ठीक है, विटामिन B12 की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। और एब्जॉर्ब कराने का फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर, वो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय म्यूकस नेक्स्ट सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सरफेस म्यूकस सेल इन द फंडस बॉडी एंड अदर पार्ट ऑफ द स्टमक। इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक वॉल बाय फॉलोइंग। नंबर 1, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल बाय इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी। अपनी ज्यादा विस्कोसिटी की वजह से इरिटेशन नहीं होने देता वॉल में, एंड प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ स्टमक पर्टिकुलरली द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और इसकी वजह से डाइजेस्टिव एक्शन भी, डाइजेस्टिव यूज का एक्शन भी नहीं हो पाता म्यूकोसा पे, क्योंकि कम से कम अच्छी खासी मोटी लेयर म्यूकस की उसके ऊपर बनी रहती है और उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता और म्यूकोसा को डैमेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज it protect the gastric mucosa from hydrochloric acid of gastric juice because of its alkaline nature and acid combining power। ठीक है, तो म्यूकस की एक और प्रॉपर्टी है कि उसकी अल्कलाइन नेचर होती है और एसिड के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, लास्ट फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। इट सबसे पहले क्या है? एक्टिवेट कराता था किसको? इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। It kills some bacteria entering the stomach along with the food substances। This action is called bacteriolytic action। इसको क्या बोलते हैं हम? Bacteriolytic action।
इट प्रोवाइड एसिड मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन, और बहुत सारे हार्मोन्स को एक्ट करने के लिए कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। जैसा कि हमें ऊपर एक टेबल में बताया भी गया है, पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि इस टेबल में सारा डिस्कशन है कि डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से हैं। चलिए इसको देख लेते हैं टेबल को। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, जिलेटिनेज, यूरेज। एक्टिवेटर कौन है पेप्सिन का, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किस पर काम करता है, प्रोटीन पर। प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाएगा, प्रोटियोज, पेप्टोज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज किस में काम करेगा, एक्टिवेटर कौन है इसका, एसिड मीडियम। गैस्ट्रिक एमाइलेज का एसिड मीडियम, गैलेटिनेज एसिड मीडियम, यूरियस एसिड मीडियम। तो इन चारों का क्या है, एसिड मीडियम ही अपने आप में इनके लिए एक्टिवेटर का काम कर रहा है। ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज किस पे काम करता है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ बटर पर, यानी बटर डाइजेशन में, स्टार्च पर, जेलेटिन एंड कोलेजन ऑफ मीट पर, और ये यूरिया पर। और एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है, यूरेज यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में। ठीक है। जेलेटिनेज क्या कर देगा, टाइट्स को फ्री करा देगा। गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या करेगा, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज बनवाएगा, लेकिन नेग्लिजिबल एक्शन रहेगा। और एसिड मीडियम पर क्या इफेक्ट रहेगा, ट्राइग्लिसराइड पर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।